हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल। डियर स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में मैं आप लोगों को जो पिछली वीडियो में टॉपिक अनुसंधान अभिक्षमता वाला बताया था उसके आगे की चीज़ों को बताऊंगा। चलिए देखते हैं कि अनुसंधान अभिक्षमता जो है यूजीसी ने फर्स्ट पेपर के यूनिट 2 में, तो उसमें आगे की और क्या क्या चीज़ें हमें देखनी है, पढ़नी है और जाननी है। तो इस आइए चलिए देखते हैं। हाँ चलिए देखिए, हम लोगों ने इसके पिछली जो क्लास थी, वीडियो थी, उसमें अनुसंधान का अर्थ, अनुसंधान की परिभाषा, अनुसंधान की विशेषता और अनुसंधान की प्रकृति, ये सब चीज़ों के बारे में देख चुके हैं। आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे कि अनुसंधान का महत्व क्या है। ठीक है, अनुसंधान का महत्व क्या है, तो चलिए देखते हैं। देखिए, आजकल का जो आधुनिक युग है उसमें अनुसंधान का बहुत ज़्यादा महत्व है, क्योंकि देखिए हम लोग हर समय कुछ न कुछ नया चाहते हैं। चाहे कोई भी चीज़ हो इस्तेमाल करते हैं तो समय के साथ हमें लगता है कि नहीं, इसमें कुछ बदलाव होना चाहिए। तो वो बदलाव ही जो होता है वो किसकी वजह से होता है? अनुसंधान की वजह से होता है। चाहे हम मोबाइल यूज करते हो, चाहे कोई खाने पीने की चीज़ें इस्तेमाल करते हो, चाहे पहनने की चीज़ें इस्तेमाल करते हो, तो सब में हमें समय के साथ कुछ बदलाव चाहिए। और वो बदलाव कैसे आता है? वो रिसर्च के अनुसार आता है। जैसे हम अपनी शिक्षा में, पढ़ाई लिखाई में भी देखेंगे, पहले प्राचीन काल में जिस प्रकार की विधियों का प्रयोग किया जाता था पढ़ाई लिखाई में, आज देखिए नई नई विधियों का उपयोग किया जाता है। और उसके बाद कंप्यूटर का भी उपयोग बहुत ज़्यादा हो गया है। तो ये सब किससे संपन्न हुआ है? रिसर्च के द्वारा है। तो नए नए अनुसंधान किए गए, फिर उनको जांचा गया, उनका परखा गया, तब जाके फिर उन विधियों को लागू किया गया। तो इसीलिए अनुसंधान का बहुत महत्व है। देखिए, वैश्वीकरण के वर्तमान दौर में उच्च शिक्षा की सहज उपलब्धता तथा शिक्षण संस्थानों को शोध से अनिवार्य रूप से जोड़ने की नीति ने शोध के महत्व को बढ़ा दिया है। अनुसंधान के निम्नलिखित महत्व, यानी देखिए, जो हायर एजुकेशन में रिसर्च के ऊपर सरकार इतने पैसे खर्च करती है, लोगों को स्कॉलरशिप देती है, छात्रवृत्ति देती है। जो स्टूडेंट JRF क्वालिफाई हो जाते हैं उनको देखिए सरकार बहुत ज़्यादा अमाउंट देती है हर महीने। तो देने का क्या कारण है? यही कारण है कि वो जो स्टूडेंट हैं वो रिसर्च करके नई नई विधियों को खोजेंगे और नए तरीकों को खोजकर इस वर्तमान समय में हर क्षेत्र में उपयोग करेंगे, जिससे देश का विकास होगा, देश आगे बढ़ेगा। तो इसी की वजह से जो है अनुसंधान का बहुत ज़्यादा महत्व हो गया है। तो देखिए, सबसे पहला महत्व देखिए क्या है कि मानव समाज को नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करना। ठीक है, पहली विशेषता ये इसका महत्व हो गया कि मानव समाज को नवीन ज्ञान एवं गति प्रदान करना। दूसरा महत्व देखिए, जीवन के उद्देश्य की प्राप्ति का सरल उपाय देना, यानी हमारे लाइफ का जो भी उद्देश्य होगा उसको प्राप्त करने में सरलता कैसे लाई जाएगी, वो ये अनुसंधान बताएगा। फिर देखिए, ज्ञान के विकास में सहायक होता है। आपके पास अगर कोई ज्ञान है, उसमें आप विकास करना चाहते हैं, उसको और आगे बढ़ाना चाहते हैं, तो उसके लिए आपको रिसर्च करना पड़ेगा। फिर देखिए, उद्देश्य प्राप्ति के लिए सर्वोत्तम क्रिया है, यानी आपका कोई लक्ष्य है, कोई उद्देश्य है, तो उसके लिए बेहतर कार्य क्या है? यही है। फिर देखिए, सत्य ज्ञान की खोज करना, प्रशासनिक व्यवस्था के सफल संचालन में सहायक होता है, यानी प्रशासनिक क्रिया विधियों में भी इसका प्रयोग किया जाता है। प्रशासनिक कार्यों में भी अनुसंधान के द्वारा नई नई विधियों को ढूंढा जाता है, फिर उसका उपयोग किया जाता है। फिर देखिए, रूढ़िगत विचारों एवं व्यवहारों में सुधार का मार्ग प्रस्तुत करता है, यानी पहले से कोई रूढ़िगत विचार चल रहे हैं, कोई प्रवृत्ति अपनाई जा रही है, कोई रीति रिवाज अपनाए जा रहे हैं, तो उसमें रिसर्च करने के बाद उसमें सुधार किया जाता है। फिर देखिए, शिक्षक अध्यापक या अनुसंधान के माध्यम से सैद्धांतिक एवं व्यवहारिक समस्याओं का समाधान कर प्रगति का पथ प्रशस्त करता है, यानी शिक्षक अथवा अध्यापक नए नए रिसर्च कर अपने टीचिंग स्टाइल में, अपने बच्चों के पढ़ाने के तौर तरीकों में, अपने शिक्षण विधियों में, इन सब में परिवर्तन करता है, जिससे बच्चों को अधिगम बहुत आसानी से और
रुचिकर रूप से करवा सके। ठीक है, तो ये चीजें हैं। फिर उसके बाद देखिए, अनुसंधान जिज्ञासा से मूल प्रवृत्ति की संतुष्टि होती है, यानी अनुसंधान की जिज्ञासा आपके अंदर उत्पन्न होगी, जिसकी वजह से आपकी मूल प्रवृत्ति जो है उसमें भी संतुष्टि मिलती है। ठीक है, फिर देखिए, व्यक्तित्व का बौद्धिक विकास होता है, यानी आपकी जो पर्सनालिटी है उसका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है। ठीक है, और फिर पूर्वाग्रहों के निदान और निवारण में सहायक होता है, यानी आपके मन में या किसी के मन में कोई पहले से पूर्वाग्रह चल रहा है तो उसका भी ये निदान करता है, उसको दूर करता है, उसको निवारण करता है। ठीक है, अब देखिए, ये तो हो गई बेसिक चीजें। अब है कि शोध में कुछ मूलभूत शब्दावली, यानी शोध में प्रयोग किए जाने वाले कुछ मूलभूत शब्द हैं जिनका प्रयोग आपको अक्सर देखने को या सुनने को मिलता है। ठीक है, तो जैसे देखिए, सबसे पहला क्या है कि शोध परिप्रेक्ष्य। लोग बोलते हैं कि आपका शोध जो है किस परिप्रेक्ष्य में किया जा रहा है, इसी को इंग्लिश में देखिए क्या कहते हैं, रिसर्च पैराडाइम। ठीक है, तो इसे देखिए जान लीजिए क्या कहते हैं। ये शोध की दृष्टि में व्यापक ढांचे या दृष्टिकोण है। ठीक है, यानी आप शोध किस दृष्टिकोण से करना चाहते हैं, किस पर्सपेक्टिव में करना चाहते हैं, ये वही है जो शोध पद्धतियों का निर्माण और मार्गदर्शन का कार्य करते हैं। इनमें विशेष क्षेत्र में शोध के लिए आधारभूत दार्शनिक मान्यताएं, मूल्य, विश्वास शामिल होते हैं। ठीक है, यानी हम जो अपना रिसर्च करने जा रहे हैं उसका परिप्रेक्ष्य क्या है, किस पर्सपेक्टिव में किया जा रहा है, उसके करने के लिए हम किस प्रकार का ढांचा निर्मित करेंगे। ठीक है, फिर उसमें हम किस प्रकार का मार्गदर्शन का उपयोग करेंगे। ठीक है, फिर उसमें हमारे क्या वैल्यू होंगे, क्या मूल्य होंगे, और किस प्रकार से वह हमारा जो शोध है वो विश्वसनीय होगा। ये सारी चीजें इंक्लूड करके तब हमें शोध का पर्सपेक्टिव निर्धारित करना पड़ता है। ठीक है, जैसे देखिए उदाहरण दिया गया है कि प्रत्यक्षवाद या सकारात्मकतावाद। ठीक है, फिर उत्तर प्रत्यक्षवाद, निर्माणवाद, ज्ञान तत्व, यानी इसके सब उदाहरण हैं। इन सब चीजों के बारे में अभी हम नीचे देखेंगे, आगे देखेंगे कि ये सब क्या क्या है। तो अगला देखिए, आधारभूत धारणाएं, यानी फाउंडेशनल अजम्पशंस। तो कोई भी रिसर्च किया जाता है उसकी आधारभूत मौलिक धारणाएं क्या होती हैं, ये बताता है। यानी देखिए, परिप्रेक्ष्य वास्तविकता की प्रकृति और ज्ञान की प्राप्ति के बारे में आधारभूत विश्वासों पर बनते हैं। यानी जो रिसर्च का पर्सपेक्टिव निर्धारित किया जाता है उसकी जो आधारभूत विश्वास होते हैं वो क्या होते हैं, वास्तविकता और ज्ञान की प्राप्ति। ठीक, उसके बाद देखिए मार्गदर्शन, यानी वे एक क्षेत्र में शोध और व्यवहारिक कार्य के लिए दिशा प्रदान करते हैं। यानी शोध में मार्गदर्शन का मतलब क्या होता है कि किसी एक क्षेत्र में शोध और व्यवहारिक कार्य के लिए दिशा प्रदान की जाती है। दिशा किसके द्वारा प्रदान की जाती है, आपसे जो सीनियर होते हैं, यानी आप जिसके अंडर में रिसर्च करते हैं उनके द्वारा आपको मार्गदर्शन प्रदान किया जाता है। ठीक, फिर देखिए इसकी मेथोडोलॉजी क्या होगी, यानी पद्धति क्या होगी। तो पद्धति का मतलब होता है कि परिप्रेक्ष्य अपनी मान्यताओं के अनुरूप डेटा संग्रह और विश्लेषण के लिए विशिष्ट तरीके और उपकरण प्रदान करते हैं। यानी मेथोडोलॉजी का मतलब होता है, पद्धति का मतलब कि जो आपका परिप्रेक्ष्य है उसके लिए उसके अकॉर्डिंग डाटा कैसे कलेक्ट करेंगे और डाटा कलेक्ट करने के बाद आप उसका विश्लेषण कैसे करेंगे, और फिर उस विश्लेषण को करने के लिए आप कौन कौन सा उपकरण उपयोग करेंगे। ये सारी चीजें किसमें आएंगी, ये पद्धति में आएंगी। ठीक है, अब उसके बाद फिर देखिए यथार्थवाद, यानी रियलिज्म। ये क्या होता है, देखिए यह परिप्रेक्ष्य बाहरी दुनिया या बाहरी स्रोतों से जानकारी एकत्र करने का प्रयास करता है। यानी इसके यथार्थवाद का मतलब क्या हो गया कि आपका जो रिसर्च पर्सपेक्टिव है उसके लिए बाहरी क्षेत्रों से, बाहरी दुनिया से या बाहरी सोर्सेस से जानकारी एकत्र करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, फिर देखिए निर्माणवाद, कंस्ट्रक्टिविज्म। यहाँ देखिए क्या होता है, यहाँ व्यक्तिगत अनुभवों पर ध्यान केंद्रित होता है। यह सुझाव देता है कि इन व्यक्तिगत अनुभवों के बाहर कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं है। यानी इसमें क्या बताता है कि हमारा जो पर्सनल एक्सपीरियंस है उसी पे ज्यादा ध्यान केंद्रित करिए और उसके अलावा बाहर हमारे लिए कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं। ठीक है, इसमें ये पता चलता है।
फिर देखिए सिद्धांत के बारे में तो आप लोग पहले से भी जानते हैं कि कोई एक सिद्धांत जो कुछ भी होता है वो एक प्रमाणित सुसंगत सेट होता है, यानी कोई प्रणाली होती है जो सुसंगत होती है, सेट होती है, और जिसका उपयोग घटनाओं को समझाने या भविष्यवाणियां करने के लिए किया जाता है। सिद्धांत दुनिया को समझने और अनुसंधान और जांच के लिए ढांचा प्रदान करते हैं, यानी किसी भी क्षेत्र से संबंधित जो पहले के अनुसंधान किए गए हैं उन अनुसंधानों का उपयोग हम करते हैं और उसका जो सिद्धांत बनाया गया है उस सिद्धांतों का भी उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए एक दिशा प्रदान करते हैं। ठीक है, फिर देखिए वस्तुनिष्ठता यानी ऑब्जेक्टिविटी। इसका मतलब देखिए क्या होता है। वस्तुनिष्ठता का अर्थ है कि अनुसंधान पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए, यानी आपका जो अनुसंधान है वो कैसा होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए, यानी सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, यानी किसी एक चीज पे अड़े रहना नहीं चाहिए, पूर्वाग्रह से मुक्त होना चाहिए। फिर देखिए दूसरे के विचारों का सम्मान करना चाहिए, ठीक है, और साक्ष्यों के भली भांति परीक्षण और सत्यापन के बाद ही इसे विश्वसनीय माना जा सकता है। यानी आप दूसरे के विचारों का रिस्पेक्ट करेंगे, दूसरे विचारों को मानेंगे, लेकिन कब मानेंगे, जब उसको अच्छे से परीक्षण कर लेंगे और सत्यापन कर लेंगे, तब जाके आप उस पर विश्वास करेंगे। शोधकर्ता किसी भी पूर्वाग्रह से बचने के लिए अनुसंधान विधियों की आलोचनात्मक जांच करते हैं, यानी आप किसी भी पूर्वाग्रह से ग्रसित तो नहीं है, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि अनुसंधान विधियों का क्रिटिकल एनालिसिस करना पड़ेगा, यानी आलोचनात्मक जांच करेंगे, तब जाके आप पूर्वाग्रहों से बचेंगे और अनुसंधान विधियों का अच्छे से उपयोग कर पाएंगे। और ये जो जांच होनी चाहिए कैसे होनी चाहिए, गंभीर होनी चाहिए, यानी इसको कैजुअली नहीं लेना चाहिए, इसको सीरियसली लेना चाहिए। ठीक है, चलिए आगे देखिए मानकीकरण यानी स्टैंडर्डाइजेशन, यानी कोई भी चीज स्टैंडर्ड, आप लोग सुनते ही होंगे कि ये चीज क्या है, स्टैंडर्ड है, यानी मानकीकृत है। तो रिसर्च में भी स्टैंडर्ड का भी उपयोग किया जाता है। देखिए इसमें क्या है कि इसका अर्थ डेटा संग्रह के सभी चरणों में एक समान सुसंगत प्रक्रियाओं का उपयोग करना, यानी डाटा संग्रह जब आप करेंगे तो हर स्टेप्स में क्या करेंगे, एक समान, यानी अलग अलग तरीके से नहीं, एक समान और सुसंगत प्रक्रिया के द्वारा आप उसमें प्रयोग करेंगे डाटा का, जैसे तैसे नहीं। ठीक, फिर देखिए समकक्ष समीक्षा यानी पीयर रिव्यू। इसमें देखिए क्या करना होता है, इससे पक्षपात की संभावनाओं की पहचान और कमी करने में मदद मिलती है, यानी इससे क्या होता है कि आप एक दूसरे से पक्षपात नहीं करेंगे और उसकी जो संभावना भी रहेगी उसकी पहचान हो जाएगी, और पहचान करने के बाद आप उसका क्या करेंगे, निदान करेंगे। देखिए बाह्य समीक्षक मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान करके विनियमितता सुनिश्चित करने के लिए मूल्यवान प्रतिक्रिया प्रदान कर सकते, यानी जो बाह्य समीक्षक रहेंगे जिसके अंडर में आप अपना रिसर्च करेंगे, वो आपके रिसर्च की समीक्षा करेंगे, तो वो आपको ऐसी प्रतिक्रिया प्रदान करेंगे, फीडबैक प्रदान करेंगे, जिससे आपके रिसर्च में जो कोई भी अनियमितता रहेगी वो क्या हो जाएगी, दूर। ठीक, फिर देखिए आगे है डेटा मान्यता यानी डाटा वैलिडेशन। इसमें देखिए क्या होता है, इसमें डेटा संग्रह और विश्लेषण पर मान्यता की जांच और मान्यता प्रक्रियाओं की आवश्यकता होती है, यानी आप जो डाटा संग्रह करेंगे और उसका विश्लेषण करेंगे, उसको क्या करेंगे, उसकी मान्यतापूर्ण जांच होनी चाहिए, और वो जांच कैसे होनी चाहिए, मान्यतापूर्ण प्रक्रियाओं के माध्यम से होनी चाहिए। इसमें देखिए जो विनियमितता सुनिश्चित करने में सहायता कर सकते, यानी इसके द्वारा आपके रिसर्च में विनियमितता सुनिश्चित होती है। अब देखिए विश्वसनीयता, रिलायबिलिटी, यानी आपका जो रिसर्च है, आपने जो रिसर्च किया है वो विश्वसनीय है कि नहीं, तो इसका पता कैसे चलेगा। देखिए विश्वसनीयता इस बात का संकेत है कि अनुसंधान की विधियां, प्रक्रियाएं और परिणाम समय के साथ कितने सुसंगत हैं और पुनरावृत्ति योग्य है, यानी आपने जो रिसर्च किया है, जो रिजल्ट आपने लाया है, वो रिजल्ट आज के वर्तमान युग के समय के लिए कितने अनुकूल हैं, कितने उपयोगी हैं, और आपने जिन विधियों का प्रयोग किया है, जिन प्रक्रियाओं से आप गुजरे हैं, वो प्रक्रियाएं आज के वर्तमान युग में सुसंगत है कि नहीं।
ठीक है। इसमें देखिए, इसमें डाटा और प्रयुक्त पद्धति की स्थिरता और निर्भरता का एक माप है, यानी आपने जिस पद्धति का प्रयोग किया उसकी स्थिरता और निर्भरता का यह क्या है, एक माप है। ठीक, यानी आपने जिस पद्धति का उपयोग किया वो पद्धति आगे उपयोगी है कि नहीं, वो निर्भर है कि नहीं, ये सब चीजें। ठीक है, और इसमें आप बदलाव कर सकते हैं कि नहीं। ऐसा नहीं कि आपने ऐसा कुछ खोज दिया, ऐसा कुछ बना लिया या बता दिया जिसमें फिर संशोधन की कोई गुंजाइश नहीं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब फिर देखिए संगतता यानी कंसिस्टेंसी। तो संगतता का मतलब आप लोग जानते ही होंगे कि संगतता आमतौर पर किसी मापन उपकरण की एक ही परिस्थितियों में बार बार प्रयोगों पर समान परिणाम उत्पन्न करने की क्षमता को संदर्भित करता है। यह विश्वसनीयता का सीधा माप है, यानी ऊपर जो विश्वसनीयता है उसका सीधा माप है। जैसे देखिए, जब आप कोई काम करते हैं तो वो काम जब आपको करना पड़े, आप जब करें तो वो हमेशा एक ही तरह से होना चाहिए। तो इसी को कहा जाता है संगतता, कंसिस्टेंसी। यानी ऐसा नहीं है कि जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो उसमें कभी 2 घंटे पढ़े, फिर अगले दिन 1 ही घंटे पढ़े, फिर पता चला उसके दिन 4 घंटे पढ़ लिए, तो ऐसा नहीं है। यानी आप कंसिस्टेंसी बना के रखिए, यानी 2 घंटे पढ़ना है तो रोज 2 घंटे पढ़ेंगे, इसी को कहा जाता है कंसिस्टेंसी। ठीक, फिर देखिए सत्यापनीयता यानी वेरीफाइबिलिटी, ये क्या होती है? सत्यापनीयता अनुसंधान निष्कर्षों की सटीकता और वैधता की जांच और पुष्टि करने की क्षमता है। यानी आपका जो इस अनुसंधान का निष्कर्ष निकला है, कंक्लूजन निकला है, वो कितना सटीक है और कितना वैलिड है, ये उसकी जांच करके फिर पुष्टि करने का एक मेथड है। और इस बारे में यह भी कहा गया है कि पर्याप्त जानकारी और पारदर्शिता प्रदान की जाए ताकि अन्य लोग परिणामों का आकलन कर सकें, उन्हें दोहरा सकें या उन्हें चुनौती दे सकें। यानी आपके जो रिसर्च है उसको अन्य लोग भी आकलन कर सकें, उसको दोहरा सकें और उसे चुनौती दे सकें। यानी अन्य लोगों को भी इसमें आपको ऐसा मौका देना पड़ेगा, ऐसी उनके लिए परिस्थितियां आपको बनानी पड़ेंगी। ऐसा नहीं है कि एकदम रिजिड हो जाए जिसमें आपके अलावा दूसरा कोई कुछ ना कर पाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक, फिर देखिए समरूपता यानी होमोजेनिटी। इसका मतलब देखिए क्या है? समरूपता यह आकलन करती है कि क्या एक ही संकल्पना की विभिन्न परिचालन परिभाषाएं जब एक ही व्यक्ति पर समान डेटा संग्रह विधि का उपयोग करके लागू की जाती हैं तो क्या उच्च सहसंबंध परिणामों में परिणत होती हैं। यानी इसमें यह बताया जाता है कि आप जब अपनी रिसर्च को करते हैं उसका परिचालन करने के लिए जिस प्रकार की विधियों का उपयोग करते हैं, जिस प्रकार से डाटा संग्रह करते हैं, तो वो क्या है कि उच्च परिणाम में परिणत होगी कि नहीं, ये इसमें पता लगाया जाता है, यानी उसका आकलन किया जाता है। ठीक है, इसलिए देखिए ये कैसे होती है? स्पष्ट रूप से परिभाषित होती है, मानकीकृत होती है और सर्वसम्मति से स्वीकृत होती है, और इसमें पैमानों का उपयोग किया जाना चाहिए, यानी उपयुक्त पैमानों का उपयोग किया जाना चाहिए। ठीक, फिर देखिए व्यवस्थित कैसे होना चाहिए, यानी सिस्टमैटिक। तो देखिए अनुसंधान के प्रभावी होने के लिए व्यवस्थित होना चाहिए। कोई भी काम करेंगे आप अगर व्यवस्थित तरीके से नहीं करेंगे तो वो काम में आप सफलता नहीं पाएंगे। तो उसी प्रकार से रिसर्च भी है कि उसको आपको व्यवस्थित तरीके से करना पड़ेगा, और जब तक नहीं करेंगे तब तक आपका रिसर्च सही सक्सेसफुल नहीं होगा। देखिए किसी भी शोध कार्य को करने का यही एकमात्र तरीका है, और प्रत्येक चरण को दूसरे का अनुसरण करना चाहिए। कोई भी काम करिए, चाहे रिसर्च हो चाहे जो भी हो, अगर आप उसको व्यवस्थित नहीं करते हैं, यानी आपके जितने भी स्टेप्स हैं पिछले वाले स्टेप्स को फॉलो नहीं करते हैं, तो आपका काम सही नहीं होगा। तो यही चीज है, यानी इसमें व्यवस्थित रूप से आपको करना है। फिर देखिए वैलिडिटी, वैधता। देखिए यह भी देखिए मिलता जुलता है किससे? विश्वसनीयता से। यदि विश्वसनीयता से मिलता जुलता शब्द है, और इसका अर्थ देखिए क्या है कि किसी भी वस्तुनिष्ठ और व्यवस्थित त्रुटि से मुक्त होना चाहिए।
यानी आपका जो रिसर्च है वो किसी भी व्यवस्थित त्रुटि यानी सिस्टमैटिक एरर से मुक्त होना चाहिए। और कैसा होना चाहिए? सब्जेक्टिव नहीं होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ठीक है, मैं पहले ही बता दिया हूं कि कोई भी चीज सब्जेक्टिव होकर रिसर्च नहीं की जाती है, उसको ऑब्जेक्टिव होना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए अनुसंधान के संदर्भ में वैधता मुख्य रूप से प्रक्रियाओं, अनुसंधान उपकरणों, परीक्षण आदि की यथार्थता से संबंधित है। यानी इसका किस किस क्षेत्र में उपयोग होगा? जब आप रिसर्च करेंगे उसके प्रोसेस में, ठीक है, जो उपकरणों का उपयोग करेंगे उसमें, और जब परीक्षण करेंगे उसमें, यानी इन सभी जगहों पर आपको वैधता को मानना पड़ेगा। यानी आपका ये सब चीज जो है वैध होना चाहिए। ठीक है, इसको सुनिश्चित करने का अर्थ है कि अनुसंधान सही दिशा में अग्रसर है। यानी आप इसको सुनिश्चित कर लेते हैं तो इससे यह पता चल जाता है कि आपका जो अनुसंधान चल रहा है, हो रहा है, वो सही दिशा में यानी सही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, फिर देखिए इसलिए भी आवश्यक है कि क्योंकि शोध में हम समय, धन और अन्य स्रोतों का निवेश बहुत जरूरी है कि आप जब कोई भी रिसर्च करते हैं तो उसमें आपका समय लगता है, पैसा लगता है, श्रम लगता है। अब आपका जो ये वैलिड नहीं रहेगा, वैध नहीं रहेगा तो सारा चीज व्यर्थ हो जाएगा। इसलिए इसका वैलिड होना बहुत जरूरी है। ठीक, फिर देखिए ये सब तो आप बहुत पहले भी सुने होंगे, बहुत से जगहों पर मैथ वगैरह में भी सुने होंगे शब्द आगमन निगमन। तो देखिए इसका प्रयोग रिसर्च में भी होता है। तो देखिए आगमन तर्क प्रणाली ऐसी प्रणाली है, जैसे आप जानते हैं बहुत से विषय में पढ़े होंगे, व्याकरण में पढ़े होंगे, गणित में पढ़े होंगे, कि इसमें सबसे पहले उदाहरण एग्जाम्पल जो है वो पता किए जाते हैं और फिर एग्जाम्पल के आधार पर कोई थ्योरी, कोई सिद्धांत डेवलप किया जाता है, कोई फार्मूला विकसित किया जाता है। तो यही चीज यहाँ पर है, देख लीजिए कि प्रयोग कर ज्ञान प्राप्त करने की ऐसी प्रणाली है जिसमें हम विभिन्न उदाहरणों अथवा अनुभवों के सामान्यीकरण द्वारा वांछित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास। वही भी मैंने बताया कि विभिन्न प्रकार के उदाहरण, विभिन्न प्रकार के जनरलाइजेशन जो अनुभव हैं उनके द्वारा हम एक वांछित ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ठीक, अब निगमन देखिए, इसमें इसका जस्ट अपोजिट होता है। यानी यहाँ पर किसी पहले से बनाए गए सिद्धांत के आधार पर, नियम के आधार पर, रूल्स के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं, यानी अपना काम करते हैं। इसमें देख लीजिए निगमन तर्क प्रणाली ज्ञान प्राप्ति हो तो एक ऐसी तर्क प्रणाली है जिसमें हम सामान्य से विशेष की ओर चलते हैं, अर्थात इसमें नियम से उदाहरण की ओर चलकर वांछित ज्ञान को प्राप्त करने का प्रयास। यानी पहले से कोई नियम बना हुआ है, हम उसी के आधार पर चलकर अपने निष्कर्ष को प्राप्त करते हैं। ठीक, आप देखिए इसके बाद है रिफ्लेक्सिबिलिटी। ठीक, ये देखिए क्या है, यह कारण और प्रभाव के मध्य वृत्ताकार संबंधों को संदर्भित करता है। ठीक है, यानी जो संबंध है वो वृत्ताकार है। इसका मतलब क्या होगा, एक के बगैर दूसरा संभव नहीं है। देखिए आगे देखिए, यह रिफ्लेक्सिव संबंध द्विदिशीय यानी बाई डायरेक्शनल होता है। इसमें एक संबंध में एक दूसरे को प्रभावित करने वाले कारण और प्रभाव एक साथ दोनों चरों के साथ होते हैं, जिसमें न तो कारण या प्रभाव निरूपित किया जा सकता है। जैसे उदाहरण देख लीजिए कि उदाहरण के लिए गरीबी बेरोजगारी का मुख्य कारण है और बेरोजगारी गरीबी का मुख्य कारण है। देखिए दोनों चीजें, यानी गरीबी होगी तो आप बेरोजगार होंगे और बेरोजगार रहेंगे तो गरीबी होगी। ठीक है, देखिए क्या एक ऐसा उदाहरण दिया गया है कि गरीबी बेरोजगारी आपस में किस प्रकार से बाई डायरेक्शनली रिलेटेड हैं, यही इसमें बताया गया है। ठीक, चलिए आगे देखिए धारणाएं एवं चर, कॉन्सेप्ट्स एंड वेरिएबल, यानी संप्रत्यय या अवधारणा क्या होती है। ये बहुत सारा हम सुनते हैं, बहुत से जगह सुनते हैं कि कॉन्सेप्ट कॉन्सेप्ट। ठीक है, तो होता क्या है, देखिए संप्रत्यय अवधारणा मूलतः प्रेक्षण और अनुभव के आधार पर किसी व्यक्ति, वस्तु, घटना और विचार के प्रति सामान्यीकृत धारणा या विचार।
यानी कोई भी व्यक्ति हो, चाहे वस्तु हो, चाहे घटना हो, चाहे विचार हो, उसके प्रति जो जनरलाइज्ड विचार है, यानी जनरलाइज करके कोई धारणा कई लोगों के द्वारा सामान्यकृत करके बनाई गई है, उसी को क्या कर दिया जाता है, उसका कॉन्सेप्ट या संप्रत्यय कर दिया जाता है। ठीक है, फिर देखिए, किसी भी व्यवस्थित एवं वैज्ञानिक अनुसंधान में सिद्धांत की स्थापना हेतु कुछ विशिष्ट अवधारणाओं का उपयोग करना आवश्यक होता है। यानी जब हम कोई वैज्ञानिक अनुसंधान कर रहे हैं, कोई भी कार्य कर रहे हैं, तो उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, कुछ विशिष्ट अवधारणाओं का उपयोग करना होता ही है, बिना उसके किए हम अपना कार्य नहीं कर पाते। ठीक है, फिर उसी के आगे देखिए, जैसे ये चर, इसके बारे में देखिए कि क्या होता है चर। देखिए आप लोग गणित में भी पढ़े होंगे, ठीक है, तो और भी विषय हर जगह होता है, तो होता क्या है, चर एक प्रतीक होता है जो किसी अज्ञात मात्रा या बदलते मूल्य का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, इसका इस्तेमाल संख्याओं, मात्राओं या गुणों को दर्शाने के लिए किया जाता है। ठीक है, शोध, अध्ययन या प्रयोग में भी चर का इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आप लोग गणित में पढ़े होंगे ना, तो चर, अचर, संख्या, तो उसी प्रकार से ये क्या होते हैं, अनुसंधान में भी प्रयोग किए जाते हैं। किस चीज को दर्शाने के लिए, संख्याओं को, मात्राओं को या गुणों। ठीक है, ये होते कितने प्रकार के हैं, देखिए चरों के प्रकार। देखिए पहला क्या है, निराश्रित चर या स्वतंत्र चर, यानी इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जिसको शॉर्टकट में क्या कहा जाता है, IV। ठीक है, ये होता क्या है, स्वतंत्र चर वह चर होता है जिस पर प्रयोगकर्ता का नियंत्रण होता है। यानी स्वतंत्र चर उसे कहेंगे जिस पर प्रयोगकर्ता नियंत्रण स्थापित कर सकता है, उसमें परिवर्तन कर सकता है, और स्वतंत्र चर को उद्दीपन चर भी कहा जाता है। ठीक है, अभी इसका उदाहरण भी हम आपको बता देंगे, लेकिन पहले अभी इसको देखिए। दूसरा देखिए, आश्रित या परतंत्र चर, यानी आश्रित चर वह चर होता है जिसका अध्ययन तथा मापन किया जाता है, और आश्रित चर जो है पूर्ण रूप से स्वतंत्र चर पर निर्भर होता है, इस पर प्रयोगकर्ता का कोई नियंत्रण नहीं होता। यानी ये जो चर है स्वतंत्र चर पर ही डिपेंड होता है, जो प्रयोग करने वाला व्यक्ति होता है उसके ऊपर डिपेंड नहीं होता है। ठीक है, जैसे उदाहरण देख लीजिए, जैसे आप देखिए कोई परीक्षा देते हैं, तो परीक्षा में जो आप नंबर पाते हैं वो कैसे पाते हैं, अपनी मेहनत और बौद्धिक स्तर के अनुसार। तो मेहनत और बौद्धिक स्तर पे तो आपका नियंत्रण होता है, लेकिन जो नंबर आप प्राप्त करते हैं वो नंबर किस पे डिपेंड करता है, आप पे डिपेंड नहीं करता है, आपके परिश्रम और बुद्धि पर डिपेंड है। यानी देखिए क्या हो गया, नंबर जो हो गया वो आपका आश्रित चर हो गया, और मेहनत और बुद्धि क्या हो गई, स्वतंत्र चर। यानी अपनी मेहनत और बुद्धि पे आप कंट्रोल कर सकते हैं, यानी आप जितना मेहनत करेंगे, जितनी बुद्धि लगाएंगे, आपका नंबर उतना अच्छा आएगा। यानी नंबर आपके ऊपर डिपेंड नहीं करता है, आपकी मेहनत और बुद्धि पे डिपेंड करता है। यही चीज देखिए बताया गया। देख लीजिए कि किसी परीक्षा में प्राप्त अंक परिश्रम एवं बौद्धिक स्तर पर निर्भर करते हैं। जैसे देखिए कि परीक्षा में जो अंक होता है वो 0 से 100 तक मापा जाता है। निराश्रित चर देखिए क्या होता है, परिश्रम और आपका बौद्धिक स्तर, यानी ये सब क्या है, निराश्रित चर है, परतंत्र चर है। ठीक है, जितनी आप मेहनत करेंगे, जितना आप बुद्धि लगाएंगे, नंबर उतना बेहतर आएगा। अब देखिए हस्तक्षेप चर, हस्तक्षेप, इसमें देखिए क्या है कि इन्हें मध्यस्थ चर के रूप में भी जाना जाता है, और ये स्वतंत्र एवं आश्रित चर के मध्य संबंध स्थापित करते हैं। यानी नाम से ही पता चल रहा है कि ये इंटरवेट करते हैं, यानी एक दूसरे में मध्यस्थता स्थापित करते हैं। इसमें देखिए एक चर दूसरे चर को प्रभावित करता है, यानी ये ऐसे चर होते हैं जो एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। ठीक, अगला देख लीजिए, बाह्य चर, यानी बाहरी चर, एक्सट्रेनियस वेरिएबल। इसमें देखिए वास्तविक जीवन की परिस्थितियों में ऐसे कई कारक या चर हो सकते हैं जो कि परिणाम को प्रभावित करते हैं। वे चर वास्तव में परिणामों की व्याख्या करने में स्वतंत्र चर के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। यानी इन चरों के अलावा कुछ बाहरी चर भी होते हैं
जो आपके रिजल्ट को प्रभावित करते हैं। जैसे जैसे आप पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, परीक्षा के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपकी तो कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस सेंटर पे आप परीक्षा देने गए उस सेंटर पे आपको सुविधा नहीं मिली, पंखे नहीं लगे हुए हैं, गर्मी बहुत ज्यादा लग रही है, या एक बेंच पर दो लोगों की जगह 3 लोगों को बैठा दिया गया है, तो आप अनकंफर्टेबल फील करेंगे, जिसकी वजह से आपकी परीक्षा खराब हो सकती है। तो यही होता है बाह्य चर, यानी जिस पर आप कुछ नहीं कर सकते, वो आपके काम को डिस्टर्ब करेंगे। ठीक है, ऐसा बहुत जगह होता है। ठीक है, अब देखिए निरंतर चर, यानी जो चर कंटिन्यूअस होता है वो चर क्या होता है। निरंतर चर एक ऐसा चर है जो कि कोई भी संभावित मान धारण कर सकता है, यानी मानों की संख्या अनंत होती है। जैसे उदाहरण के लिए मनुष्य की लंबाई, भार इत्यादि। यानी एक ऐसा चर है जो देखिए क्या करता है, कोई भी संभावित मान धारण कर सकता है और इसकी मानों की संख्या क्या होती है, अनंत होती है। यानी कोई एक निश्चित नहीं होता है। बहुत से लोग हैं जिनकी अलग अलग लंबाई होती है, अलग अलग भार होते हैं। ठीक है, तो इसको किसमें शामिल किया जाता है, निरंतर चर। ठीक, अब देखिए अगला जो टर्म है वो है परिकल्पना। यानी परिकल्पना किसे कहते हैं, यानी हम लोग सुनते हैं ना कि हाइपोथेसिस, या अभी आप आगे भी देखेंगे कि रिसर्च में हाइपोथेसिस क्या होता है। हाइपोथेसिस का मतलब देखिए होता है कि हम अगर कोई काम करने जा रहे हैं, उस काम को अभी हमने किया नहीं है, लेकिन संभावित उसका परिणाम, रिजल्ट हम अपने दिमाग में सोच लेते हैं। एक हम तो क्राइटेरिया डिसाइड कर लेते हैं कि हमारा काम ऐसे हो। तो वही चीज है, देखिए किसी भी समस्या के समाधान के लिए वह उत्तर जिसकी तर्कपूर्ण वैधता की जांच की जा सकती है क्या है, परिकल्पना। यानी हम किसी समस्या का जो सॉल्यूशन है दिमाग में सोच लें और उसको फिर तर्कपूर्ण रूप से किया भी जा सके, जांचा भी जा सके। ऐसे नहीं कि मनमानी कुछ भी सोचे, वो नहीं, ऐसा सोचे रिजल्ट जिसको हम वेरीफाई भी कर सकते। ठीक है, वही चीज होता है हाइपोथेसिस। फिर देखिए परिकल्पना अनुसंधान समस्या से संबंधित समस्त संभावित संसाधनों पर क्या करती है, विचार। ठीक है, आप यानी किसी भी समस्या से संबंधित जो भी समाधान है उसका विचार अपने मन में ला रहे हैं, तो उसको क्या करेगी, वो प्रभावित। अब देखिए जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने क्या कहा है हाइपोथेसिस के बारे में। जॉन डब्ल्यू बेस्ट ने कहा है कि परिकल्पना एक विचार युक्त कथन है जिसका प्रतिपादन किया जाता है और अस्थायी रूप में उसे सही मान लिया जाता है। वही मैंने बताया कि आप मन में सोच लेंगे और अस्थायी रूप से, अभी आपने उसको अप्लाई नहीं किया है, लेकिन आप उसको सही मान लेंगे और उसी के आधार पर आगे फिर क्या करेंगे, अपना रिसर्च करेंगे। निरीक्षण प्रदत्तों के आधार पर, तथ्यों पर तथा परिस्थितियों के आधार पर व्याख्या की जाती है और यही आगे शोध कार्यों को निर्देशन। यानी आपने सोच लिया, अब उसके लिए आप प्रदत्त इकट्ठा करेंगे, तथ्य इकट्ठा करेंगे और फिर जो परिस्थितियां रहेंगी उसके अनुसार उसकी व्याख्या करेंगे और फिर अपना आगे का शोध कार्य करते आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए शोध परिकल्पना, यानी ये परिकल्पना हो गई। अब शोध परिकल्पना वही चीज है कि शोध के लिए परिकल्पना करना। इसमें देखिए शोध परिकल्पना क्या होता है, इसे कार्यात्मक परिकल्पना भी कहते हैं। ठीक है, यह परिकल्पना करके सीखने के सिद्धांत पर आधारित है, अतः यह एक शोध परिकल्पना। यानी कुछ ऐसी परिकल्पनाएं भी होती हैं जिनको करके हम सीखें, तो वो कैसी परिकल्पना होती है, शोध। ठीक, शोध परिकल्पना जो होती है 2 प्रकार की होती है। पहली कौन सी होती है, दिशात्मक और अदिशात्मक। इसका उदाहरण जो है हम लोग देखते हैं इस अदिशात्मक और दिशात्मक शोध परिकल्पना क्या है। जैसे देखिए मैं एक उदाहरण बता रहा हूँ कि जो जैसे 2 बच्चे हैं कि राजेश और रमेश, तो मैंने जब कहा कि राजेश रमेश से बड़ा है, तो इसमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि राजेश रमेश से कितना बड़ा है। लेकिन जब मैं कहूं कि राजेश रमेश से 5 सेंटीमीटर बड़ा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये जब मैंने 5 सेंटीमीटर बड़ा बताया, इसका मतलब क्या है, एक दिशात्मक है। और जब मैंने कहा कि राजेश रमेश से बड़ा है, तो इसमें नहीं पता चल पा रहा है कि वो कितना बड़ा है या उससे वो कितना छोटा।
ठीक है, तो आज की वीडियो में देखिए अब यहीं तक रखते हैं। आगे की वीडियो में हम लोग देखेंगे इसके आगे के जो कुछ महत्वपूर्ण टर्म है। तो ऐसे ही एक दो क्लास में अभी आप अनुसंधान से संबंधित महत्वपूर्ण बिंदुओं को, टर्म्स को देखते हुए चलेंगे। फिर अंत में मैं आपको इससे आने वाले जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, किस प्रकार से प्रश्न आते हैं, उनको भी बता दूंगा, तो जिससे आपको परीक्षा में इससे आने वाले जो प्रश्न है, जैसे अगर 5 प्रश्न भी आते हैं तो बहुत लेंदी प्रश्न भी आएंगे, बहुत कठिन भी प्रश्न आएंगे, फिर भी आप उसमें से 4 5 आया तो कम से कम 3 4 तो कर ही लेंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि 5 नहीं कर पाएंगे, अगर क्वेश्चन सही आपके पढ़े अनुसार आ गए तो 5 कर लेंगे, लेकिन फिर भी आप 3 क्वेश्चन से कम तो 3 या 4 से कम तो नहीं करेंगे। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, फिर अगली वीडियो में आपसे मिलते हैं।